देहरादून हरिद्वार में इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर है। देहरादून के लाला लालत पपड़ के मशरूम फैक्ट्री में छापा। फ्लैक्स फूड कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड। कंपनी के कागजात, बैंकिंग लेन देन, ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। हरिद्वार के 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की खबर। मशरूम फैक्ट्री और हरिद्वार के 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की खबर। इनकम टैक्स की रेड देहरादून और हरिद्वार में। देहरादून की बात करें, लाल लालत पपड़ के मशरूम फैक्ट्री में छापा। तुर्की में भूकंप में हुई तबाही पूरी दुनिया ने देखी। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में भी तुर्की जैसी बड़ी तबाही का खतरा है। वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, इसीलिए भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अलर्ट रहने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब कुदरत का मूड बिगड़ता है तो फिर इंसानों की कुछ भी नहीं चलता। मगर वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के लिए भी चिंता जाहिर की है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि तुर्की जैसा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आ सकता है। इस तरह का अर्थक्वेक अगर इस रीजन में आया, नॉट ओनली उत्तराखंड से 300 किलोमीटर दूर साउथ वार्ड में जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, वहाँ पर टॉल राइजिंग बिल्डिंग है, उसके भी हमारा इम्पैक्ट गिरने का और इसके ऊपर इम्पैक्ट होने का संभावना है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल whenever we will be having some sort of new buildings. We have to follow earthquake resilient structure. हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है। यहाँ होने वाली हल्की सी हलचल लोगों की चिंता बढ़ा देती है। तो क्या वैज्ञानिकों की बात सही है? उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका है। Since entire Himalayan belt, जिसमें उत्तराखंड is also one of the Indian Himalayan state, यहाँ ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सेस्मिक जोन एक गैप 1934 बिहार नेपाल बॉर्डर में एक बड़ा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, मोर देन 8 मैग्नीट्यूड। और वेस्टर्न में आपको 1905 में कांगड़ा रीजन में एक 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। उत्तराखंड में वैसे भी छोटे भूकंप आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे भूकंप आना चिंता का विषय नहीं। छोटे भूकंप आने से एनर्जी रिलीज होती रहती है, मगर परेशानी उस वक्त बढ़ सकती है जब कोई बड़ा भूकंप आएगा। जाहिर है कि उत्तराखंड में भी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़े भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है, मगर जोशीमठ शहर तो तबाही के मुहाने पर खड़ा है। वहां हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ नए तस्वीरों के आने के बाद लोगों में डर है। जोशीमठ शहर अब तक की सबसे बड़ी तबाही झेल रहा है। तबाही की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। सिंहद्वार इलाके में जमीन में पड़ी ये दरारें कुदरत का कहर बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, जमीन में कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। इन दरारों की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस पूरे इलाके में इसी तरह की डराने वाली तस्वीरें हैं। जमीन में दरारें हैं और उनका दायरा भी काफी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इस इलाके को खाली करवाया जा चुका है। अब यहाँ पर बने घरों की हालत भी देख लीजिए। कुदरत की तबाही इन घरों में भी साफ नजर आ रही है। 4 मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि ये सब जनवरी के बाद से हुआ है। पहले तो मकानों में सिर्फ दरारें थीं, मगर धीरे धीरे मकानों के नीचे की मिट्टी दबने लगी और फिर मकान भी गिर गए। नजारा ऐसा लगेगा यहां भूकंप के बाद कोई तबाही आई। जब हालात ऐसे हैं तो क्या जोशीमठ शहर को सही सलामत बचाया जा सकेगा? एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है। चंपावत में नशीली चीजों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। 260 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
आरोपी के खिलाफ कई थानों में 15 मामले भी दर्ज है। फिलहाल ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है 260 ग्राम स्मैक के साथ, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। चारधाम यात्रा के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पहले दिन की बात करें तो 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सरकार की कोशिश ये है कि इस बार चारधाम यात्रा पिछले साल से भी अच्छी तरीके से संचालित हो। उत्तराखंड के चार धाम, जिन्हें धरती पर साक्षात देवताओं का वास माना जाता है, कहते हैं जिस किसी ने चार धाम के दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अप्रैल महीने से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार सरकार ने 2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में चार धाम यात्री कॉल कर यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही अपनी समस्या के बारे में भी बता सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं पर्यटन विभाग के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहां लगे हुए हैं काम पर। लगातार फ़ोन आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन के जरिए लगातार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। 14,786 लोग जो है चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ये पूरी पेंडेंसी चल रही है। कंट्रोल रूम में 25 कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो पंजीकरण से जुड़ी समस्या पर भी बारीकी से नजर रखेंगे। कॉल सेंटर में वर्कर्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, वो लगातार कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाना है उस पर लगे हुए हैं। इस बार 3-4 प्रोसेस अलग किए गए हैं। ऑनलाइन तो किया ही जाना है, इसके अलावा फ़ोन के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं और एक ऐप भी पर्यटन विभाग ने जारी किया है, उसके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 6 महीने के लिए चलती है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक बाधित रही। पिछले साल यात्रा विधिवत रूप से संचालित हुई तो यात्रा पर रिकॉर्ड टूट गए। सरकार मानकर चल रही है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहने वाली है। यही वजह है कि इस बार तैयारियां पहले ही दुरुस्त की जा रही हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। चारधाम यात्रा से जुड़े महानुभाव थे और सभी अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही चारधाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे। इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम से उम्मीद कर रहे हैं बढ़ के आएंगे। हम लोगों ने अनुमान किया है कि जो लास्ट टाइम लगभग 50 लाख की जो श्रद्धालु संख्या थी, इस बार बढ़ेगी और उन्हीं सभी बातों को दृष्टिगत आज की ये व्यवस्था संबंधी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, वो उसी आधार पे आज उस पर सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। भारी वाहन जो कमर्शियल वाहन हैं उन पर हम सारे टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्स वो न लगा के हम ग्रीन सेस लगाने की बात कर रहे हैं। जो न्यूनतम होगा वो उत्तराखंड के वाहनों पर लागू नहीं होगा, वो बाहर के वाहनों पर होगा। उत्तराखंड के लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर जो बाहर के वाहन, जो बड़े वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, उनके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं ताकि वो सीधे उनका पैसा कटे, हमारे वहाँ जाम की स्थिति न हो।
उधर उत्तरकाशी में भी प्रशासन ने 4 धाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा विधिवत रूप से चलेगी। इसके लिए पर्यटन सहित 4 धाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों की व्यवस्थाओं को पूरी करने के निर्देश दिए गए। जो इन्होंने कराई है, विभागों ने जो भी कार्य कराए हैं उसमें आज जैसे यमुनोत्री में हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं जायजा लेने, और लग रहा है कोई कमी पाई जाएगी उसको भी हम पूरा कराएंगे। और इसीलिए कल 22 तारीख को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग भी गंगोत्री जाएंगे। देहरादून में हुए युवाओं पर लाठीचार्ज पर त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बयान दे रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लाठीचार्ज हो गया, उसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता, फिर माफ़ी मांगने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा, उन बच्चों को जो चोट पहुंची है, थोड़ा सा तो मरहम लगाया जा सकता है ना। तो मरहम लगाने का तरीका यही हो सकता है। अब ये तो उनका अपना कहना हो सकता है ना। देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे तो वो इन चीज़ों को अपने हिसाब से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। जांच का विषय है। सामान्यतः लोकतंत्र में मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लाठीचार्ज हो, लेकिन लाठीचार्ज क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन उसके लिए दोषी है या कुछ अराजक तत्वों ने उसमें ऐसी स्थिति पैदा की कि जिसके कारण लाठीचार्ज कर। त्रिवेंद्र रावत युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा करते नजर आए, मगर सवाल उनके कार्यकाल के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर भी है। दरअसल चमोली के नंदप्रयाग घाट में सड़क के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर 1 मार्च 2021 को लाठीचार्ज हुआ। इस पर त्रिवेंद्र रावत से सवाल पूछा गया तो वो घुमा फिराकर जवाब देने लगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और मैंने वो बात कही। युवाओं पर लाठीचार्ज पर आपने माफी मांगी, लेकिन आपके कार्यकाल में महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ था, क्या आज देखिए कौन समझना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।